हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। आज हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट रेड का मैच, जो कि होने जा रहा है ससेक्स और हैम्पशायर के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड होवे में, जो कि ससेक्स का घर है। अभी तक जो 3 मैच डेज हमने खेले हैं उनमें से ससेक्स का मैच एक भी हमने कवर नहीं करा है। ससेक्स एक ही मैच लेकिन खेली है, जो था ग्लॉस्टरशायर के अगेंस्ट में, जहाँ पर उन्होंने कॉम्प्रीहेंसिवली जीत हासिल करा था। हैम्पशायर की टीम के बारे में हमें काफ़ी आइडिया लग चुका है। जैसे कि मैं पहले मैच से कह रहा हूँ कि इनकी बैटिंग में इश्यूज़ हैं, वो आपको दिख ही रहे हैं। हालांकि रिजल्ट उनके सपोर्ट में गया था, एक मेरे ख्याल से दोनों ही गया था। एक मैच वो हारे हैं, एक आखिरी मैच जीत हासिल करा था। उनकी बॉलिंग कंपेरेटिवली बेटर रही है, ठीक है। अभी अगर हम ससेक्स के बारे में बात करें, ससेक्स की टीम कैसी होती है, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्टोरिकली इनके टीम में 2 से 3 बैट्समैन होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर इनका पूरा सीज़न डिपेंड करता है। उनमें से फिल सॉल्ट और डेविड विजी, जो पिछले मैच में भी खेले थे, इनके जो पहला मैच था वहाँ पर खेले थे, और ल्यूक राइट भी होते हैं। ल्यूक राइट पिछले सीजन में कमाल के फॉर्म पर थे। तो ये 3 इनकी टीम में होते हैं जो सीजन परफॉर्मर है। इसके बाहर उस तरह से कंसिस्टेंसी हमें इनके बैटिंग में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जो स्ट्रेंथ उनका होता है वो है इनकी बॉलिंग, ठीक है। इनका जो पेस अटैक है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अभी भी अगर आप इनके टीम प्लेइंग इलेवन को देखेंगे, आपको दिखेगा टाइमल मिल्स इनके प्लेइंग इलेवन में आ ही नहीं पा रहे हैं, जो भी खुद भी बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। स्पिन अटैक में हालांकि पिछले सीजन में डैनी ब्रिग्स जो थे वो लीड करते थे और काफ़ी कंसिस्टेंट भी रहे हैं, स्पेशली इस ग्राउंड पे। जब मैं आगे आपको बताऊंगा आपको समझ में आएगा। इस ग्राउंड पे उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा करता था, लेकिन अभी वो नहीं है, वो वार्विकशायर की टीम में जुड़ चुके हैं। तो स्पिन अटैक में थोड़ा सा मैं कहूँगा इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स को वो खिला रहे हैं, लेकिन पेस अटैक अभी भी वैसा ही है, ठीक है। तो ये एक आइडिया है दोनों टीमों के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। वेदर क्लियर है, कोई इशू यहाँ पे नहीं है। आखिरी सीजन में ससेक्स ने खत्म किया था अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर और हैम्पशायर छठे स्थान पर थी। आखिरी 5 मैचों में हैम्पशायर जीत नहीं पाई है, ठीक है। 3 मैच ससेक्स जीती है और 2 मैच के रिजल्ट नहीं आए हैं। इस ग्राउंड में उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं हालांकि ससेक्स का, और इसके पीछे रीज़न उनका बैटिंग ही रहा है। मैं आगे आपको दिखा भी दूंगा। जो टोटल अगर हम बात करें 2020 में जो 5 मैचेस के रिजल्ट आए थे, 5 या 6 मैचेस के, उनमें से उन्होंने 2 जीता था और 3 उनको हारना पड़ा था। 6 मैचेस थे तो जहाँ पर उन्होंने 2 जीत हासिल करा था और 3 उनको हारना पड़ा था, लेकिन वो रिजल्ट रहा था। ये कुछ परफॉर्मर्स है जो पिछले सीजन में अच्छा करके आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बैटिंग में ल्यूक राइट और डेविड विजी आपको दिख रहे हैं। फिल सॉल्ट भी रहते हैं, लेकिन वो काफ़ी मतलब उस तरह का लंबा इनिंग्स खेलने के लिए जाने नहीं जाते हैं। हालांकि आखिरी मैच पर उन्होंने वो भी करा था। तेज तरह स्टार्ट उनका हमेशा ही होता है, लेकिन लंबा नहीं खींचते हैं कि इसको, इसीलिए इनका नाम आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है। और बॉलिंग पे लगने कर हम आएंगे तो आपको काफ़ी लंबे नाम यहाँ पर दिख जाएंगे। आपको यहाँ पर मिल्स दिख जाएंगे, जो कि आखिरी मैच पर खेल नहीं पाए थे या फिर उनको टीम ने सिलेक्ट नहीं करा था। गार्टन, जिन्होंने पिछले सीजन की शुरुआत तो उन्होंने काफ़ी स्लो करा था, लेकिन जैसे जैसे मैचेस आगे चलते गए थे उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करा था, ना सिर्फ बॉलिंग से भी बल्कि बैटिंग से भी। और उसी लय को उन्होंने इस सीजन के पहले मैच में भी बरकरार रखा है और आपने देखा क्या कमाल का परफॉर्मेंस उन्होंने करा था। 40 ऑड कुछ रन बनाए थे, विकेट्स भी निकाला था। और उसके बाद दिलरेड रॉलिंस और डैनी ब्रिग्स, जैसे मैंने आपको बताया, ये कुछ थे। अभी आ जाते हैं और देखते हैं क्या होता है कि इन दोनों टीमों के बीच में अभी तक आखिरी 5 मैचेस में हैम्पशायर जीत नहीं पाई है। जो चीज़ आपको दिख जाएगा ना यहाँ पे कि हैम्पशायर की बैटिंग को दुखी करके रखा है ससेक्स के बॉलरों ने। क्या है कहानी, हम देखते हैं। चलो, यह है पहला मैच जो हुआ था 2017 में। हैम्पशायर 126 फॉर 9। अच्छा, हैम्पशायर की बैटिंग को दुखी तो करके रखा है, लेकिन क्या कोई भी बैट्समैन यहाँ से उभर के नहीं आते हैं इस फिक्चर में? जी नहीं, एक नाम उभर के आता है और काफ़ी सरप्राइजिंग नाम है ये, वो है टॉम आल्सॉप का, ठीक है। नोटिस करते रहो क्या रहा है उनका। देखो, आल्सॉप 64, साथ में डैनी ब्रिग्स जो भी कमाल का परफॉर्मर रहे हैं हैम्पशायर के अगेंस्ट में। और मुझे अभी भी याद है पिछले सीजन में हम इनको कैप्टन बनाते थे और उसका रिजल्ट क्या रहा था मैं आपको आगे जब डिस्कस करूंगा मैचेस आपको दिख जाएगा, लेकिन वो अवेलेबल क्योंकि नहीं है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन होगा डैनी ब्रिग्स के रिगार्डिंग, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मिल्स के यहाँ पर एक विकेट थे, ससेक्स ने इजीली चेस कर लिया, लीड किया ब्राउन ने, और भी कोई बैट्समैन थे जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है, और क्रेन का विकेट। उसके बाद 2018 का मैच ये भी हुआ था साउथम्पटन ने। हैम्पशायर की बैटिंग फिर भी मैं कहूँगा ठीक ठाक रहा, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं। 160 जेम्स विंस नॉर्थ ईस्ट, फिर से आल्सॉप, ठीक है। डैनी ब्रिग्स देखिए 3 विकेट, ससेक्स ने इजीली चेस कर लिया, लीड किया ल्यूक राइट और सॉल्ट ने। करंट स्क्वाड के बॉलरों में से कोई अवेलेबल नहीं है। दोनों ही मैचों में कॉमन चीज़ आया है कि हैम्पशायर की बैटिंग अच्छी नहीं हुई है, ससेक्स ने चेस इजीली करा है। अच्छा, यह है पहला मैच जो हमारे सामने होवे से अवेलेबल है, जहाँ पर आज का मैच होने जा रहा है। ससेक्स की बैटिंग यहाँ पर भी देखिए, पहले बैटिंग करा 188, सॉल्ट ने रन बनाया, वीजी ने रन बनाया। अच्छा, यहाँ पर भी आपको नहीं, अभी तक वीजी का नाम नहीं आया था। यही पहला मैच है जहाँ पर वीजी का नाम आपको दिख रहा है।
हैम्पशायर 174 बेटर परफॉर्मेंस रहा, लेकिन ऑल विकेट डाउन भी उनका हो गया। रन बनाया किसने? मैकमैनस ने, साथ में ब्रिक्स फिर से, और टॉपली जो पहले सदस्य होकर खेलते थे, साथ में वीसी का एक विकेट भी यहाँ पर था। होवे का ये मैच है पहला वाला। अच्छा, पिछले सीजन का जो पहला मैच था होवे में, और आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें होवे में खेल के गई है, जहाँ पर आज का मैच होने वाला है, हैम्पशायर की बैटिंग कंपैरेटिवली बेटर हुई थी। ठीक है, किसने लीड किया? आल्सॉप। साथ में जैसा कि मैं हमेशा ही क्या कहता रहा हूँ कि हैम्पशायर की बैटिंग में इश्यूज रहे थे पिछले सीजन में, और नीचे उनको बैटिंग ले जाना पड़ता था, तो इसीलिए फुलर और हॉलैंड के परफॉर्मेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर से देखिए डैनी ब्रिक्स, ठीक है, साथ में मिल्स और कार्टन के विकेट। ससेक्स की बैटिंग फिर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही, फिर से ल्यूक राइट और फिल सॉल्ट, और फिर से डेविड विजी। साथ में बॉलरों में से फुलर के यहाँ पर विकेट भी थे। मैं कहता हूँ कि फुलर को बॉलिंग नहीं दी जा रही है, लेकिन किसी भी दिन उनको बॉलिंग दी जा सकती है, और बैटिंग तो उनको मिल जाती ही है। पिछले मैच में भी मिला था, उसके पहले वाले मैच में भी मिला था। क्या करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह के मोमेंटम के साथ वो चल रहे हैं, आप उनसे कंसिस्टेंसी की उम्मीद रख सकते हैं। और अगर बॉलिंग किसी दिन मिल गई तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, ये भी आप पकड़ के चल सकते हैं। क्रेन और वुड के यहाँ पर भी विकेट हैं। तो ये है जो दो मैचेस हमारे पास होवे के अवेलेबल हैं आखिरी 5 मैचों की। अगर हम बात करें तो कॉमन परफॉर्मर्स हमें कौन कौन से मिल रहे हैं? हमें मिल रहा है डेविड विजी का नाम, हमें मिल रहा है फिल सॉल्ट का नाम, और क्रिस वुड शायद नाम है इनका। इनके हमें विकेट्स भी देखने को मिले हैं, तो दोनों ही मैच पर, ठीक है। और एक मैच पर हमने राइट का देखा है, एक मैच में आल्सो फुलर हॉलैंड, ये सब कुछ थे। और दूसरा जो मैच हुआ था, फिर से देखिए सासेक्स ने यहाँ पर पहले बैटिंग करी 159, बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन आपको देखिएगा टॉप ऑर्डर से फिर से राइट ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट करा, वीसी ने कंट्रीब्यूट करा, वुड ने कंट्रीब्यूट करा। ये कुछ कॉमन परफॉर्मर्स आए हैं। और हैम्पशायर की बैटिंग से फिर से आल्सॉप, आउट ऑफ नोवेयर आल्सॉप का नाम हमारे पास यहाँ पर कई बार आ रहा है, और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर की तरह आ रहा है। और किसी का नाम कंसिस्टेंटली नहीं आ रहा है, एक आध बार करके कि कोई आए होंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली कोई नहीं, ठीक है। मिल्स के यहाँ पर 2 विकेट जॉर्डन बियर के साथ। मिल्स का भी इस पिक्चर में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये है कहानी। हम देख पा रहे हैं कि ससेक्स की बैटिंग यहाँ पर काफ़ी डिसेंट रही है, ठीक है। होवे के जो 2 मैचेस हैं वहाँ पर तो और भी ज़्यादा अच्छा रहा है। जैसे कि पहले मैच पर हमने यहाँ पर उनको चेस करते हुए देख लिया 177 के टारगेट को, और जब उन्होंने पहले बैटिंग करा तो 180 के ऊपर, मतलब 180 के ऊपर तो वो जा ही रहे हैं। फिल सॉल्ट को हमने देखा है कंसिस्टेंटली काम करते हुए, ल्यूक राइट को हमने देखा है टॉप ऑर्डर, अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ, और उसके बाद बिल्कुल नीचे हमें डेविड विजी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हैम्पशायर की तरफ से आल्सो हमें देखने को मिले हैं, जो इस फिक्चर में काफ़ी कंसिस्टेंट है। इसके सिवाय एक आध मैच में फुलर, हॉलैंड, नीचे एक बार हमने मैकमैनस को रन बनाते हुए देखा है, विल्स को एक बार रन बनाते हुए देखा है, बस। लेकिन कंसिस्टेंटली कोई नहीं। एक और चीज़ जो हम नोटिस कर पा रहे हैं कि डैनी ब्रिक्स का यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, जो थे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। अभी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर सिर्फ नहीं, उनकी क्वालिटी भी अलग रही है, लेकिन एक चीज़ जो है कि इस फिक्चर में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के अगेंस्ट में एक खराब रिकॉर्ड रहा है हैम्पशायर की बैटिंग का। अभी देखना हमें ये पड़ेगा कि अभी भी क्या ससेक्स की टीम में ऐसे कोई बॉलर हैं जो ऐसा एंगल ला सकते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या फिर राइट आर्म लेग स्पिन टाइप के, ठीक है। अच्छा, नोटिस करना कि ये जो मैचेस आप देख रहे हैं, इस बीच में विल बियर भी खेलते थे। उन्होंने भी एक मैच में यहाँ पर विकेट निकाला हुआ है मेरे ख्याल से, या एक मैच में, ठीक है, लेकिन उतना कंसिस्टेंट ये नहीं रह पाए हैं जितना कि डैनी ब्रिक्स रहे हैं, ठीक है। तो ये है सारी चीज़ें हेड टू हेड से हमारे पास अवेलेबल हुई हैं। मोटा मोटा जो हम समझ पा रहे हैं, सासेक्स बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड कर चुकी है हैम्पशायर को, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, और हैम्पशायर की बॉलिंग यहाँ पर अच्छी नहीं रही है। क्रिस वुड हम देख पा रहे हैं एक एक करके विकेट है, लेकिन एक बहुत ही मेजर परफॉर्मर जो इनके बॉलिंग पे रहते हैं मेसन क्रेन, उनका कुछ परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर खास देखने को नहीं मिला है। कुछ मैचों में एक एक करके विकेट उन्होंने निकाला होगा, लेकिन एक से ज़्यादा उनको हमने विकेट लेते हुए देखा नहीं है, ठीक है। हेड टू ने बताने लायक कुछ खास नहीं है कंसिस्टेंटली, लेकिन कुछ नाम तो आपने ऑफकोर्स नोटिस कर ही लिए होंगे, तो आई होप वो आपके दिमाग में आ गए होंगे। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। इस ग्राउंड के बारे में हमने अभी तक कोई डिस्कस नहीं करा है, क्योंकि इनके मैचेस हमने कवर नहीं करे हैं। ये है ससेक्स का घर, तो ससेक्स के बॉलर्स और बैट्समैनों के हमें रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन बैट्समैन के ही रिकॉर्ड है। फिल सॉल्ट का यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है, 41 का औसत है, और आप पकड़ के चलना कि फिल सॉल्ट का जब इतना रन बन रहा है तो स्ट्राइक रेट भी 150 के ऊपर ही रहता है। ल्यूक राइट का बुरा नहीं है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं 29 रन है। अगर आप एवरेज पकड़ लें तो समझ लीजिए 40 के ऊपर पॉइंट्स तो दे ही जाते हैं, हेड टू हेड में कंपैरेटिवली बेटर है। तो अगर खेलते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं ल्यूक राइट। बॉलिंग पे कोई खास नाम बताने के लिए नहीं है। अभी आ जाते हैं और देखते हैं जब इस ग्राउंड पे मैचेस होते हैं तो कैसे कैसे मैचेस हमें देखने को मिले हैं। देखते रहो। ये जो आखिरी हेड टू हेड मैच था जो आपने ऊपर देखा है, ठीक है। नोटिस करने वाली बात यह है कि डैनी ब्रिक्स जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, उनके हमने विकेट देखे हैं हैम्पशायर के अगेंस्ट में। बाकी पेसर्स का ही अपर हैंड रहा है।
अगला मैच केंट बनाम ससेक्स का मैच हुआ था। 195 बनाया बैटिंग फर्स्ट में ब्रिक्स के यहाँ पर ही, हालांकि विकेट से और गार्टन मिल्स के विकेट। ससेक्स चेज नहीं कर पाई लेकिन 194 तक गया। यहाँ पर भी जो स्कोर हमने बनते हुए देखा था 176 चेज हो गया था, वो भी एक गेंद रहते। यहाँ पर 195 चेज नहीं हुआ लेकिन काफ़ी दूर तक गई थी चेजिंग टीम। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से सॉल्ट, राइट, रॉलिंस, वीसी। ठीक है, अच्छा अगला मैच बैटिंग फर्स्ट में 197 तक गया। रॉलिंस के यहाँ पर विकेट। अभी दिलरे रॉलिंस भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। ठीक है, मैं आगे भी इनके बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, देखते रहो आप सिर्फ। साथ में मिल्स के यहाँ पर विकेट कुछ थे। ससेक्स चेज नहीं कर पाई लेकिन रन्स काफ़ी बने। राइट फिर से, वीसी फिर से, रॉलिंस फिर से और थॉमसन जो इस मैच में ओपनिंग करते थे। उम्मीद रखा गया था कि थॉमसन से ओपनिंग करवाई जाएगी लेकिन अभी तो उनको बैटिंग भी ढंग से नहीं मिलने वाली है। जिस तरह की पोजीशन में आखिरी मैच में सभी को उतारा था ससेक्स के कैप्टन ने और टीम मैनेजमेंट ने, तो उस तरह के सिचुएशन में तो थॉमसन वेस्ट ही हो रहे हैं। लेकिन थॉमसन ओपनिंग करते थे पिछले सीजन में कुछ मैचेस में, जब सॉल्ट और ल्यूक्राइट वगैरह अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। तो अभी देखना पड़ेगा टीम को आगे इस तरह से इस्तेमाल करती है। पेसर्स का अपर हैंड, साथ में स्पिनर्स के कुछ विकेट। अगला मैच 155 यहाँ पर हो गया। ठीक है, रन थोड़ा सा कम ही बना आप कह सकते हैं, ऊपर जितने रन सबने बनते हुए देखे थे। गार्टन, रॉलिंस फिर से, क्लेडन, ससेक्स यहाँ पर चेस कर गई इजीली। फिर से सॉल्ट, फिर से राइट और गार्टन के बैटिंग से ही परफॉर्मेंस बोपारा के साथ। पेसर्स के साथ स्पिनर्स के यहाँ पर हमें विकेट देखने को मिल रहा है ज़्यादा, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में हम देख रहे हैं स्पिनर्स का रोल थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। हमने हर इनिंग्स में ही आपने देखा होगा कि ये मैच अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद हमने देखा है, देखिए पहले इनिंग्स पर स्पिनर्स के खाते में 1, दूसरे इनिंग्स में 2, उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिले थे 2 विकेट स्पिनर्स को, यहाँ भी 3 विकेट, यहाँ पर भी 3 विकेट, उसके बाद यहाँ पर 3 विकेट, यहाँ पर 4 विकेट। मतलब स्पिनर्स का तो है लेकिन सेकंड इनिंग्स में थोड़ा ज़्यादा रहा है कंपैरेटिवली। और आखिरी मैच अगर हम देखेंगे तो देखिए ये है सीज़न का आखिरी मैच था, तो तब तक पिच की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होगी। फ्रेश पिच अलग मैच है और जब यूज हो जाती है पिच तब अलग बात है। लेकिन क्या हुआ था यहाँ पर 140 पर निपटा दिया था लैंकाशायर को। शायद आपने सोचा होगा कि यहाँ पर तो इजीली जीत जानी चाहिए। गार्टन की यहाँ पर बॉलिंग काम पे आई थी, साथ में मिल्स और रॉबिन्सन। रॉलिंस के यहाँ पर भी एक विकेट था। ससेक्स चेज नहीं कर पाई। ठीक है, उस रन को भी लीड किया किसने? पार्किंसन और लिविंगस्टोन, जो कि दोनों ही बॉलर्स हैं स्पिनर्स। इनमें से पार्किंसन लेग स्पिन बॉलर है, आपको पता ही होगा। तो स्पिनर्स का तो इस ग्राउंड पे, और साथ में हार्टली भी थे जो भी एक स्पिनर है, तो 8 विकेट यहाँ पर स्पिनरों ने निकाला था और करवा दिया था बैटिंग कोलैप्स। तो स्पिनरों का यहाँ पे रोल है। ठीक है, अभी कैसे आपके स्पिनर्स हैं, किस तरह की क्वालिटी वो ब्रिंग करते हैं, उसके ऊपर तो चीज़ें डिपेंड करेंगी ही, लेकिन स्पिनर्स का रोल यहाँ पे है, ये हम देख पा रहे हैं। रन्स यहाँ पे काफ़ी बनता है, 180 के ऊपर भी हमने बनते हुए देखा है, 190 के आसपास भी बनते हुए देखा है और चेस भी होते हुए देखा है। सीजन के एंड में जाके जो भी हो, लेकिन अभी के लिए आप फ्रेश पिच पे रन्स बनने की उम्मीद रख सकते हैं। पेसर्स का ही आपको ज़्यादा विकेट दिखता है क्योंकि पेसर्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर कोई बॉलिंग डोमिनेशन की बात आती है तो वहाँ पे स्पिनर्स का रोल आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये है क्लियर सी बात, क्लियर सी सारी चीज़ें जो हमारे पास अवेलेबल हुई हैं। हेड टू हेड से क्या क्या चीज़ें हैं आई आपने नोटिस करा होगा, ग्राउंड से क्या चीज़ें हैं हमने देख लिया है। अभी ये सब कुछ डिस्कशन करने के बाद हम किस कंक्लूजन पे आ पा रहे हैं, कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, देख लेते हैं एक बार। ससेक्स की तरफ से सॉल्ट और ट्रेविस हेड ने ओपनिंग करा था, जो कि मुझे नहीं लगता ट्रेविस हेड का यूजुअल पोजीशन है, और इंग्लैंड में आने से पहले से ही वो आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे थे। ठीक है, अभी भी उनका उतना अच्छा टच नज़र नहीं आया है। इवन सेकंड टीम के होकर भी जब वो प्रैक्टिस खेलने गए थे, प्रैक्टिस मैच, वहाँ पर भी वो कुछ खास नहीं कर पाए थे। अभी बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, काफ़ी लोग इनको ले सकते हैं। अगर आप रिस्क ले पाओ इनका तो ऑफकोर्स आपके पास चॉइस है, नहीं तो आप सोच सकते हो। अच्छा, पिछले मैच में भी ल्यूक्राइट अवेलेबल थे स्क्वाड में, अभी भी अवेलेबल हैं, मुझे पता नहीं किस रीज़न की वजह से उनको नहीं खिलाया गया। अगर वो खेलते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो आरोन थॉमसन को ही रिप्लेस करेंगे और उनके जगह पर आएंगे, और अगर ल्यूक्राइट आ जाते हैं तो ल्यूक्राइट और सॉल्ट ओपनिंग करेंगे और हेड थोड़ा नीचे आ जाएंगे। उसके बाद रवि बोपारा जो काफ़ी दिनों से आउट ऑफ फॉर्म है, मतलब पिछले सीजन में भी पूरा सीजन में कुछ नहीं कर पाए थे, अभी भी पहले मैच में खास कुछ नहीं करा है। प्रैक्टिस मैचेस में मैंने जितना देखा है बैटिंग से, मतलब 20-30 रन का कुछ इनिंग्स रहा है बीच बीच में, और एक आध मैच में विकेट भी रहा है, लेकिन उतना कंसिस्टेंटली कुछ नहीं जितना आप इनसे उम्मीद रख पाते हैं। दिलरे रॉलिंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा है इसकी ग्राउंड पे इनका परफॉर्मेंस रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत खास कुछ करा होगा, लेकिन कंसिस्टेंटली है, विकेट्स भी हैं, रन्स भी बीच बीच में हैं। 2 चीज़ है जो मुझे रोक रहा है, इवन 3 चीज़ हैं। एक तो इनका फॉर्म जो कि अच्छा नहीं चला है काउंटी से, अगर मैं काउंटी के फॉर्म को कंसिडर करूँ। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इनको आखिरी मैच में बॉलिंग नहीं मिली थी। अगर बॉलिंग नहीं मिलती है और अगर हमको पिक कर लेते हैं तो वेस्ट हो सकते हैं, अगर बैटिंग से भी कुछ ना कर पाएँ।
और पॉइंट नंबर 3 ये है कि इनका कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं रहा है हैम्पशायर के अगेंस्ट में। हमें रिकॉर्ड मिला है डैनी ब्रिग्स का, जो भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के अगेंस्ट में रिजल्ट मतलब रिकॉर्ड जो है हैम्पशायर का खराब रहा है, इसीलिए। बाकी दिलरे रॉलिंस का एक जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करा था पिछले सीजन में कि सीजन के एंड में जाके वो जिस तरह के मतलब मोमेंटम को गेन करते हैं, उस तरह के फॉर्म पे वो सीजन के शुरुआत में नहीं नजर आते हैं। ये एक चीज़ है, इसमें कितना लॉजिक है मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक चीज़ है जो मैंने ऑब्जर्व करा था। अगर आप चाहते हैं रिस्क लेने को तो आप ले सकते हैं। बैटिंग नहायत ही बुरी नहीं करते हैं अगर ये बॉलिंग नहीं भी मिलती है तो भी, लेकिन अगर बॉलिंग नहीं मिलता है तो काफ़ी रिस्की पिक हो सकते हैं। ठीक है, ये सिलेक्शन आपके ऊपर है। आप अगर नहीं भी करते हो तो भी मुझे नहीं लगता दिक्कत होना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। उसके बाद गार्टन और जॉर्डन मस्ट हैव हैं इनको। ये मतलब ये जॉर्डन तो पिछले मैच में कैप्टनसी कर रहे थे, बैटिंग भी सही जगह पर मिल रही है और प्रॉपर बॉलिंग भी कर रहे हैं। और गार्टन T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर है, आप इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। भले ही ये कुछ करे नहीं करे, लेकिन ये किसी भी दिन किसी भी मोमेंट पे मैच बदल सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी इस ग्राउंड पे कुछ कुछ रिकॉर्ड्स इनके हैं। क्रिस जॉर्डन के भी उतने खास कुछ रिकॉर्ड्स तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये मतलब जिस जगह पे ये बॉलिंग बैटिंग कर रहे हैं, इनका रोल भी बढ़ ही जाता है। नीचे अगर हम आएंगे तो खास कुछ बताने के लिए नहीं है। थॉमसन बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं, बैटिंग भी नहीं मिल रही है। विल बियर कुछ खास अभी तक तो कुछ रिकॉर्ड्स इनके नहीं है। सेकंड लास्ट जो सीजन गया था इनका बहुत अच्छा गया था, लेकिन अभी तक उनका कुछ खास मैंने देखा नहीं है। लिनहैम और क्रॉकम्बे दोनों बॉलर्स हैं। क्रॉकम्बे को 1 ओवर मिला था, उसके बाद उनको बॉलिंग नहीं दी गई थी। लिनहैम एक बॉलर है। अभी लिनहैम कौन है? लिनहैम है राइट आर्म लेफ्ट स्पिन बॉलर। अगर हम एंगल की बात करेंगे ना, तो जो एंगल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर लाते हैं, सेम एंगल राइट आर्म लेफ्ट स्पिन बॉलर्स भी लाते हैं, ये आपको पता ही होगा। और लिनहैम काफ़ी डिसेंट करके आए हैं डोमेस्टिक सर्किट में। काफ़ी यंग एज है इनकी, 16 ईयर्स ही बस एज है। तो काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में और भी अच्छा करें, लेकिन अभी के लिए उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन एक एंगल की अगर हम बात करेंगे तो उस हिसाब से रॉलिंस और लिनहैम में से आप किसी एक को कंसीडर कर सकते हो, अगर डैनी ब्रिग्स का कोई ऑल्टरनेटिव आप ढूंढ रहे हो तो। क्योंकि डैनी ब्रिग्स का आपने देखा है धमाकेदार रिकॉर्ड रहा है इस फिक्चर में। बेंच पे हमारे पास हैं ओली कार्टर, टाइमल मिल्स और ल्यूक राइट। ल्यूक राइट और टाइमल मिल्स के रिकॉर्ड्स यहाँ पर हैं हमारे पास, जिनके परफॉर्मेंस भी काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि ल्यूक राइट थॉमसन को रिप्लेस करें और टाइमल मिल्स क्रोकॉम्बे को रिप्लेस करें। हालांकि अगर टीम विनिंग कॉम्बिनेशन तोड़ना नहीं चाहे तो नहीं भी हो सकता है। हालांकि ल्यूक राइट कैप्टन है, टीम ने जितना जो स्क्वाड अनाउंस किया था अभी किसी रीज़न की वजह से खेले नहीं होंगे, लेकिन अगर टीम इनको इंक्लूड करती है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। हैम्पशायर की तरफ से बात करें, बैटिंग में बहुत इशूज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा इशूज़ हैं। कंसिस्टेंसी की कमी नज़र आ रही है। स्टार्ट ले रहे हैं 20-25 रन करके, लेकिन उसके बाद फिनिश नहीं है। तो फिर से हमारे लिए विंस और डार्सी शॉट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इनमें से डार्सी शॉट फिर से हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बॉलिंग कर सकते हैं। उस जो मैच हुआ था एसएस वाला कि यहाँ पर स्पिनर्स का रोल आता है, यहाँ पर भी ऐसी चीज़ हमें देखने को मिली है। ठीक है, ये भी लेग स्पिन बॉलर ही है, तो इनका बॉलिंग फिर से काम पे आ सकता है। बाकी बैटिंग तो ओपनिंग कर ही रहे हैं, तो इनको ना लेने की कोई रीज़न नहीं है। जेम्स विंस के ऊपर आप कंसीडर कर सकते हो। इनका बैटिंग में कुछ भी रिकॉर्ड यहाँ पर अच्छा नहीं है। एक मैच उन्होंने 30+ कुछ स्कोर बनाया था, इसके अलावा उनका कोई भी अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर आप जेम्स विंस को नहीं लेते हो तो आप किसको लोगे? आपके पास आल्सॉप का ऑप्शन है। फॉर्म में ये कतई नहीं है, और पिछले मैच के एलेक्स ब्लेक की तरह यहाँ पर भी इनका नाम आपके सामने आ सकता है, जो बिल्कुल भी फॉर्म पे नहीं है। लेकिन रिकॉर्ड्स इनके काफ़ी डिसेंट हैं। रिस्क होगा, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हो आप इनको ले सकते हो। उसके बाद नीचे आएंगे तो वेदरली हैं, हॉलैंड है, डॉसन, फुलर, मैकमैनस, क्रेन, वुड और विल ने आखिरी मैच पर लास्ट ओवर में बॉलिंग कराया था। वो डेड मैच ही था, लगभग जीती चुकी थी हैम्पशायर, तो इनको बॉलिंग मिला था और उन्होंने विकेट भी निकाला हुआ था। फुलर हमारे लिए एक और बार इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड यहाँ पर हैम्पशायर की बैटिंग हमेशा दिक्कत में आती है, और अगर दिक्कत में आती है तो फुलर हमेशा ही जाग जाते हैं। अगर कहीं पे एक आध ओवर की बॉलिंग इनको मिल गई, जो मिलना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू ट्रेंड हम सोचें तो हैम्पशायर की बॉलिंग यहाँ पर हमेशा ही कुटी गई है। तो अगर टीम को कोई बैकअप ऑप्शन चाहिए तो फुलर को वो बॉलिंग दे भी सकते हैं। अगर वो बॉलिंग कर लेते हैं और बैटिंग से इनका जैसा परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरह के रिकॉर्ड्स के साथ वो आ रहे हैं, जिस तरह के फॉर्म के साथ वो आ रहे हैं, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। लियाम डॉसन आप ले सकते हो, खास कुछ अभी तक करा नहीं है। 15-20 के भीतर रन, एक आध विकेट, इसके लिए ही मतलब कंसिस्टेंट 50 पॉइंट तक आपको दे के जाएंगे, लेकिन ऑलराउंडर सेक्शन में है इसीलिए दिक्कत है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं था इनके लेने में। मेसन क्रेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि पिच पे स्पिन का रोल है, लेकिन हेड टू हेड में इनके लिए कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने देखा कुछ मैच में तो विकेट लेस भी गए हैं, लेकिन क्रिस वुड हमारी टीम में होंगे। तो मेसन क्रेन एक और ऑप्शन है जिनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। यहाँ पर जेम्स विंस एक और ऑप्शन है जिनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, और उनके जगह पर आप किनको ट्राई कर सकते हो? फुलर को आप ट्राई कर सकते हो, एल्सॉप को।
बेंच पे एबॉट, नॉर्थ ईस्ट और स्कॉट क्यूरी का भी ऑप्शन है। मुझे नहीं पता क्यों नहीं टीम यूज़ कर रही है, देखना पड़ेगा आगे। कैप्टन भास्कर चॉइस की बात करें तो ससेक्स के होकर सॉल्ट और वार्तन के भीतर लोग जाएंगे और उसके बाद जॉर्डन को भी काफ़ी लोग कैप्टन भास्कर बना सकते हैं। डेविड वीजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है। इनका इस फिक्सचर में, इस ग्राउंड पे हमेशा ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। बॉलिंग भी आखिरी मैच में 4 ओवर की कराई थी उन्होंने। आगे जाकर आपको दिख जाएगा कि डेविड वीजी वन ऑफ द मोस्ट परसेंटेज वाले प्लेयर बन जाएंगे जब कैप्टन भास्कर के मामले में, जैसे जैसे सीजन आगे चलता जाएगा। अभी के लिए तो पहले मैच के बाद लोगों ने उनको उस तरह से शायद देखा नहीं होगा। जिन्होंने आखिरी सीजन फॉलो करा होगा उनको पता होगा डेविड वीजी क्या करते हैं। उसके बाद हेड का ऑप्शन है, और अगर राइड वगैरह कोई आते हैं तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। हैम्पशायर की तरफ से डार्सी शॉट और विंस सेवेस्टिक में होंगे। उसके बाद डॉसन और क्रेन। रिस्क लेने में से अगर ये बॉलर में से कोई खेलते हैं ले लेना, नहीं तो फुलर हमारे लिए बहुत बड़े पंट बनने वाले हैं। मैं पर्सनली लूँगा रिस्क, और आल्सॉप का भी ऑप्शन है, जो आपको अगर चाहो रिस्क लेने को तो आप ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने ऐसा एक स्ट्रक्चर अभी बना कर रखा है, ठीक है। कुछ रिस्क हैं, लॉजिकल है, मैं आपको समझा दूँ कौन से रिस्क है। अच्छा, ल्यूक राइट खेलेंगे, मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ। अगर ये नहीं खेलते हैं तो रिमूव कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। मैंने आल्सोप को रखा है और मैंने फुलर को रखा है। रीज़न आपको पता है, पूरे वीडियो को आपने देखा होगा तो। अच्छा, ल्यूक राइट अगर नहीं खेलते हैं तब आपके लिए इश्यूज़ कम हो जाएंगे। आप तब यहाँ पर विंस और जिस प्लेयर को मैं ट्राई करना चाहता हूँ दिलरे रॉलिंस, इन दोनों को ले सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा तब, दिल रॉलिंस को आप ले सकते हैं और आपको रिस्क लेना पड़ेगा हेड के साथ। हालांकि क्रेडिट का इशू अभी तो मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। और अगर ल्यूक राइट खेलते हैं, ल्यूक राइट मस्ट है। जेम्स विंस का मैं रिस्क ले सकता हूँ अगर ल्यूक राइट खेलते हैं तो, क्योंकि तब मुझे ल्यूक राइट को लेना है। और जेम्स विंस की जगह पर तब हो सकता है मैं दिल रॉलिंस को कंसिडर करूँ, क्योंकि जेम्स विंस का रिकॉर्ड यहाँ पर कतई अच्छा नहीं है। तो ऐसी बात है। अच्छा, कीपर सेक्शन में मैंने आप देख सकते हैं कि आल्सो आपके ऊपर रिस्क लिया है। अगर आप सेफ जाना चाहते हैं आल्सो आपको ड्रॉप कर सकते हैं और तब आपके लिए जेम्स विंस ऑटोमेटिक चॉइस बन जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में ये 3 मैंने लिया है, गार्टन और डेविड विजी सबकी टीम में होंगे ही। जेम्स फुलर के ऊपर मैंने रिस्क लिया है। रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, क्योंकि टॉप ऑर्डर से हम प्लेयर्स को इग्नोर कर रहे हैं। मैंने नहीं रखा है वहाँ पर जेम्स विंस को। डार्सी शॉट को भी सिर्फ बॉलिंग करेंगे इसीलिए रखा है। सिर्फ आल्सॉप है टॉप ऑर्डर से, और नीचे बैटिंग क्वेश्चन के लिए मैंने फुलर को रख लिया है। यहाँ पर मैंने क्रिस जॉर्डन को रखा है और वुड, ये दोनों मेरे को चाहिए। वुड का भी आप चांस ले सकते हो बड़ी लीग में, लेकिन छोटी लीग में चलो रख लेते हैं। मेसन क्रेन, ये एक ऑप्शन है जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। इनके जगह पर आप किसको ले सकते हो, अगर यहाँ पे खेल जाते हैं टाइमल मिल्स, आप इनको ले सकते हो। इनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है इस फिक्सचर में भी, इस ग्राउंड पे भी। और लेनहैम, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना ही रखे तो बेहतर, आप ले सकते हो रिस्क लेके अगर आप चाहो तो। नहीं तो सेव ये बॉलर लेके चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कैप्टन भास्कर चॉइस की बात करें तो देखिए, जैसी बॉलिंग वैसी बैटिंग चल रही है हैम्पशायर की। अगर सासेक्स पहले बॉलिंग करवाती है तो मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि डेथ बॉलर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सासेक्स की तरफ से, ठीक है। अगर हैम्पशायर पहले बैटिंग करती है तो उस मामले में गार्टन, जिनको ऑटोमेटिकली लोग कैप्टन बना रहे हैं, आप इनको कैप्टन बना सकते हो। जॉर्डन को वाइस कैप्टन बना सकते हो, ये कर सकते हो। गार्टन को बैटिंग भी अगर वो मिल जाती है तो वो वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। रिस्क ले सकते हो तो फील्ड सॉल्ट। अभी फील्ड सॉल्ट को मैं रिस्क ये क्यों कह रहा हूँ, रिकॉर्ड्स तो इनके सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़े से हिट और मिस टाइप हैं। इनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। जब तक रहेंगे आपको खींच के लेके जाएंगे बहुत दूर तक, लेकिन जब तक रहेंगे, कब तक रहेंगे, यही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। हैम्पशायर की तरफ से अगर किसी को कैप्टन भास्कर बनाने की सोच रहे हो आप, तो डार्सी शॉट का ही ऑप्शन है। मैं यही नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा कुछ कर देंगे, इसीलिए मैंने इनिशियली कैप्टन भास्कर बनाने को भी नहीं बोला, लेकिन कंसिस्टेंट पॉइंट आपको देखे जाएंगे इसीलिए। लियम डॉसन मैं अभी भी यहाँ पर मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, और एक ही ऑप्शन है, अगर आप आल्सॉप को ड्रॉप करते हो तब आपके लिए काफ़ी सारे दरवाजे खुल जाएंगे। ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, आपको समझना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता मेजोरिटी ऑफ द जनता इनको लेने वाली है अपनी टीम में। इनको लेने के चक्कर में मैं विंस नहीं ले पा रहा। विंस अभी भी मैं शायद ले भी लूँ, लेकिन डॉसन में ही नहीं ले पा रहा, ठीक है। डॉसन भी कुछ खास उन्होंने करा नहीं है, और क्योंकि मैंने क्रेन को रखा है एक स्पिनर, तो इसी मैंने डॉसन को नहीं रखा है, ठीक है। रिस्क आप क्रेन के ऊपर भी ले सकते हो अगर आपको कोई रेलिवेंट बॉलर दिख जाए तो। और यहाँ पर मैंने जो एक स्पेस खाली रखा है, सेफ आपके लिए होंगे जेम्स विंस, और रिस्की में आपके लिए आते हैं दिलरे रॉलिंस, ठीक है। बड़ी लीग में अगर ल्यूक राइट खेलते हैं तो वो भी एक जेन्युइन ऑप्शन बन जाते हैं। बड़ी लीग में डेविड विजी को ज़रूर से ट्राई करना फुलर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टनसी के रूप में। फुलर को अंडर एस्टिमेट करने लायक कोई भी चीज़ नहीं है। अगर सब ऐसे ट्रेंड जैसा चाहा वैसा ही चीज़ चलता है तो फुलर के पास बैटिंग आनी चाहिए, और अगर ट्रेंड जैसा है वैसा ही चलता है और अगर फिर से हैम्पशायर की बॉलिंग कुटी गई तो फुलर को टीम इस्तेमाल कर सकती है 1-2 ओवर की बॉलिंग के लिए भी, और अगर वहाँ से एक आध विकेट भी निकाल लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं ये फुलर।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट टाइम पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।